नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के सभी 106 संविधान संशोधन को एक ही वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में 1 से लेकर 106 तक के सभी संशोधनों को क्रम से देखेंगे, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला संशोधन से स्टार्ट करते हैं। संविधान लागू होने के सिर्फ 1 साल बाद 1951 में ही पहले संशोधन की जरूरत पड़ गई। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस संविधान को बनाने में लगभग 3 साल लगे, उसे तुरंत बदलना पड़ा? पहला संशोधन कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ये सीधे सीधे सरकार की जो सामाजिक न्याय की नीतियां थीं और अदालत द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के बीच एक टकराव का नतीजा था। टकराव? जी। नेहरू सरकार जमींदारी उन्मूलन जैसे बड़े भूमि सुधार कानून ला रही थी, लेकिन जो जमींदार लोग थे वो अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति के अधिकार का हवाला देकर अदालतों में जा रहे थे। और अदालतें उन कानूनों को रद्द कर रही थीं। बिल्कुल। तो मतलब सरकार के सामाजिक सुधार के रास्ते में मौलिक अधिकार आड़े आ रहा था। अच्छा। इस संशोधन ने देखिए 3 बड़े काम किए। पहला, इसने अनुच्छेद 19(2) में बदलाव करके लोक व्यवस्था और दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी पर कुछ सीमाएं लगा दी। ठीक है। दूसरा, इसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार सरकार को दिया। और तीसरा, जो सबसे विवादास्पद था, इसने नवीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल को संविधान में जोड़ा। नवीं अनुसूची? अरे ये तो आज भी बहुत चर्चा में रहती है। तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था भूमि सुधार कानूनों को एक ऐसी तिजोरी में बंद कर देना जिसकी चाबी अदालतों के पास ना हो। मतलब जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा, उसे अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अच्छा, तो ये एक तरह से संसदीय संप्रभुता को न्यायिक समीक्षा पर तरजीह देने की कोशिश थी। सही पकड़ा। और यहीं से संसद और न्यायपालिका के बीच एक लंबी खींचतान की शुरुआत हुई। वाह! तो पहले संशोधन ने ही भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर दी। इसके ठीक बाद 1952 का जिक्र आता है। ये दूसरा संशोधन था और ये हमारी चुनावी व्यवस्था की एक व्यवहारिक समस्या को सुलझाने के लिए था। कैसी समस्या? संविधान में कहा गया था कि लोकसभा का एक सदस्य 7,50,000 से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, लेकिन 1951 की जनगणना के बाद पता चला कि कई निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी इससे कहीं ज्यादा थी। तो क्या इसका मतलब ये था कि हमें और ज्यादा सांसद चुनने पड़ते? लोकसभा का आकार बहुत बड़ा हो जाता। हाँ, अगर उस नियम पर टिके रहते तो यही होता। इसलिए दूसरे संशोधन ने उस ऊपरी सीमा को हटा दिया और कहा कि सीटों का आवंटन आबादी के अनुपात में होगा, भले ही एक सांसद को 7.5 लाख से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़े। ये एक तरह का तकनीकी सुधार था ताकि हमारी संसद का आकार मैनेजेबल रहे। समझ गई। ये एक प्रैक्टिकल कदम था। और जो तीसरा संशोधन था 1954 का, वो तो सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा था। कैसे? उसने संसद को खाद्य पदार्थ, पशुचारा और कच्चे कपास जैसी जो जरूरी चीजें हैं, उनके उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण करने की शक्ति दी। अच्छा, ताकि देश में इनकी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं 1955 की तरफ, जहां चौथे संशोधन का जिक्र है और इसका संबंध फिर से अनुच्छेद 31 से है। क्या पहले संशोधन से मामला सुलझा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जमींदारी का मामला तो आप देखिए 9वीं अनुसूची से निपट गया, लेकिन एक नया सवाल खड़ा हो गया। वो क्या? सवाल था कि अगर सरकार किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो मुआवजा कितना होगा। अदालतें कहती थीं कि मुआवजा पर्याप्त होना चाहिए और वो तय करेंगी कि पर्याप्त क्या है, और सरकार का कहना था कि मुआवजे की राशि तय करना तो संसद का काम है। फिर से वही टकराव। तो चौथे संशोधन ने इस पर क्या फैसला सुनाया? चौथे संशोधन ने साफ कर दिया कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे की राशि पर अदालतें सवाल नहीं उठा सकती। यह सरकार के हाथ मजबूत करने वाला एक और बड़ा कदम था। 5वां संशोधन भी 1955 का ही था। ये राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा था। हाँ, इसने राष्ट्रपति को ये शक्ति दी कि वे राज्यों की सीमाओं को बदलने वाले किसी भी बिल पर राज्यों को अपनी राय देने के लिए एक समय सीमा तय कर सकते हैं, ताकि प्रक्रिया में तेजी आए। बिल्कुल। और फिर आया छठा संशोधन 1956 में, जिसने अंतरराज्यीय व्यापार पर कर लगाने जैसे विषयों को केंद्रीय सूची में जोड़ा। हाँ, इससे राज्यों की शक्तियों पर कुछ पाबंदियां लगीं। अब आते हैं एक बहुत बड़े संशोधन पर,
7वां संशोधन 1956। इसे अक्सर भारत के राजनीतिक भूगोल को बदलने वाला संशोधन कहा जाता है। बिल्कुल सही। 7वां संशोधन असल में 1953 में बने राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए लाया गया था। अच्छा। आज़ादी के समय भारत में ब्रिटिश प्रांत, रियासतें और कमिश्नरेट थीं, जिन्हें पार्ट ए, बी, सी और डी राज्यों में बांटा गया था। यह व्यवस्था बहुत जटिल और अस्थायी थी। और भाषा के आधार पर राज्यों की मांग भी तो बहुत जोर पकड़ रही थी। हाँ, वही मुख्य कारण था। पोट्टी श्रीरामुलु के बलिदान के बाद आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका था और पूरे देश में भाषाई राज्यों की मांग उठ रही थी। तो फिर इस संशोधन ने क्या किया? तो 7वें संशोधन ने पार्ट ए, बी, सी वाली व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया और उसकी जगह भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अच्छा, तो आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं उसकी नींव इसी संशोधन ने रखी थी। जी, यह सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, यह भारत की एकता और विविधता को एक नया आकार देने की कोशिश थी। यानी इसने भारत का अंदरूनी नक्शा ही बदल दिया। जी। लेकिन इसी दौर में कुछ और भी चुनौतियां रही होंगी। 1960 में एक ही साल में 8वां और 9वां 2 संशोधन हुए। 8वां किस बारे में था? 8वां संशोधन संविधान में लगी एक समय सीमा से जुड़ा था। संविधान ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान सिर्फ 10 साल यानी 1960 तक के लिए किया था। अच्छा। सरकार को लगा कि इन समुदायों को अभी भी इस सहरे की जरूरत है। तो ये संशोधन उस 10 साल की सीमा को बढ़ाने के लिए था। जी। 8वें संशोधन ने इस आरक्षण व्यवस्था को और 10 साल यानी 1970 तक के लिए बढ़ा दिया। और जैसा कि हम जानते हैं, ये प्रक्रिया आज भी हर 10 साल में दोहराई जाती है। हाँ, ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने जिसे एक अस्थायी उपाय सोचा था, वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था का एक स्थायी हिस्सा बन गया है। सही कहा। और 9वां संशोधन, उसका संबंध 1958 की किसी घटना से बताया गया है। ये क्या मामला था? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो भारत-पाकिस्तान के संबंधों से जुड़ी है। 1958 में नेहरू नून समझौते के तहत भारत ने पश्चिम बंगाल का बेरुबारी संघ नाम का एक छोटा सा इलाका पाकिस्तान को सौंपने पर सहमति जताई थी। अच्छा। लेकिन जब इसे लागू करने की कोशिश हुई तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने किसी हिस्से को किसी दूसरे देश को सिर्फ एक कार्यकारी समझौते से नहीं दे सकती। बस एक समझौते से नहीं दे सकती? अगर भारत की जमीन का कोई टुकड़ा किसी और देश को देना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए उस समझौते को लागू करने के लिए 1960 में 9वां संशोधन किया गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारी सीमाओं में कोई भी बदलाव एक बहुत बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया की मांग करता है। ये तो विदेश नीति और संविधान के जुड़ाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब अगले साल 1961 पर आते हैं, जहां 10वां और 11वां संशोधन हुआ। हाँ, 1961 में भी भारत के नक्शे में बदलाव जारी रहा। 10वां संशोधन दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल करके उसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के लिए था। अच्छा, ये इलाका पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ था। जी, और वहां के लोगों ने भारत में विलय का फैसला किया था। और 11वां संशोधन, उसके 2 मुख्य बिंदु थे। 11वां संशोधन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए था। इसमें 2 बातें साफ की गईं। पहली, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होगा। और दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कुछ सीटें खाली थीं। इसका मकसद था कि कोई भी चुनाव को मामूली तकनीकी कारणों से लटका न सके। यानी चुनावी प्रक्रिया को और ज्यादा फूल प्रूफ बनाया गया। इसके अगले ही साल 1962 में फिर से 2 संशोधन हुए, 12वां और 13वां। जी, 1962 भी भारत के एकीकरण की कहानी को आगे बढ़ाता है। 12वां संशोधन गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल करने के लिए था। इन्हें पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था। हाँ, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के जरिए इन इलाकों को मुक्त कराया था और इस संशोधन ने उन्हें संवैधानिक रूप से भारत का अंग बना लिया। और 13वां, ये भी किसी नए क्षेत्र से जुड़ा था?
ये थोड़ा अलग था। ये किसी बाहरी क्षेत्र को मिलाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के भीतर ही एक नए राज्य की स्थापना और उसके लिए विशेष प्रावधान करने के लिए था। अच्छा, नागा नेताओं और केंद्र सरकार के बीच एक समझौते के बाद नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया गया और उसे अपने रीति रिवाजों और जमीन से जुड़े मामलों में विशेष स्वायत्ता देने के लिए अनुच्छेद 371A जोड़ा गया। ये तो भारत के संघीय ढांचे के लचीलेपन का एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। 14वां संशोधन भी 1962 में हुआ और इसने पौंडीचेरी, जिसे अब पुडुचेरी कहते हैं, कराईकल, माहे और यनम को, जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे, भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। अच्छा, इसने सिर्फ शामिल ही किया या कुछ और भी था? नहीं, इसके साथ ही इसने हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव और पौंडीचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाने का भी प्रावधान किया। ये इन क्षेत्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। 15वां संशोधन 1963। 15वां संशोधन मुख्य रूप से न्यायपालिका से जुड़े कुछ बदलावों को लेकर था। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू था उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करना। इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे सोच ये थी कि देश को अनुभवी न्यायाधीशों की सेवाओं का ज्यादा समय तक लाभ मिल सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल थी, तो हाईकोर्ट के जजों की उम्र को भी उसके करीब लाने की एक कोशिश थी। लेकिन इसमें एक और बहुत जरूरी बदलाव था। हाँ, वो था उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लेकर। मतलब ये कि उच्च न्यायालय को अब अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर भी रिट जारी करने की शक्ति दी गई। अच्छा, अगर उस मामले का जो कारण है वो उसके क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हो। इससे न्याय पाना बहुत आसान हो गया। ये तो नागरिकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हुई होगी। निश्चित रूप से। और इसके अलावा इस संशोधन ने एक हाईकोर्ट के जज का दूसरे हाईकोर्ट में तबादला होने पर कुछ भत्तों का भी प्रावधान किया और राष्ट्रपति को किसी जज की उम्र से जुड़े विवाद पर फैसला करने का अधिकार भी दिया। तो ये न्यायपालिका की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया गया एक अहम सुधार था। जी बिल्कुल। तो चलिए अब अगला संशोधन देखते हैं, 16वां संशोधन 1963। जी, 1963। इसे समझने के लिए हमें उस दौर के भारत को देखना होगा। अच्छा। 1962 की लड़ाई के बाद देश की संप्रभुता और अखंडता को लेकर एक नई तरह की संवेदनशीलता थी। हाँ, माहौल अलग था। और साथ ही देश के कुछ हिस्सों में, खासकर तमिलनाडु में, अलगाववादी आंदोलन की बातें भी उठ रही थीं। आप द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके की बात कर रहे हैं। वो उस समय एक अलग द्रविड़ नाडु की मांग कर रहा था। बिल्कुल। तो ये संशोधन, आप कह सकती हैं, उसी माहौल की उपज था। इसके जरिए सरकार ने बोलने की आज़ादी और सभा करने की आज़ादी पर 2 नई पाबंदियां लगा दी। और वो थी भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में। सही। इसका सीधा मतलब था कि अगर कोई भाषण या आंदोलन देश को तोड़ने की बात करेगा तो उसे कानूनी तौर पर रोका जा सकता है। ये एक बड़ा कदम था जिसने राष्ट्रीय एकता को मौलिक अधिकारों के ऊपर एक नई जगह दी। तो ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी था। बिल्कुल। ठीक। एक साल बाद 1964 में 70वां संशोधन आता है। इसमें जमीन से जुड़े कानूनों की बात है। हाँ, और ये भी एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। असल में आजादी के बाद से ही भूमि सुधार एक बड़ा मुद्दा रहा। हाँ बिल्कुल। सरकारें जमींदारी खत्म कर जमीन को किसानों में बांटना चाहती थी, लेकिन जमींदार वो बार बार इन कानूनों को संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन बताकर अदालत में चुनौती दे देते थे। और यहीं पर 9वीं अनुसूची काम आती थी, है ना? एक तरह की कानूनी तिजोरी। हाँ, जिसमें डाले गए कानूनों पर अदालत सवाल नहीं कर सकती। सही पकड़ा। तो 17वें संशोधन ने यही किया। इसने अलग अलग राज्यों के 44 और भूमि सुधार कानूनों को उठाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया। मतलब ये सरकार का तरीका था ये सुनिश्चित करने का कि सामाजिक न्याय के रास्ते में कानूनी अड़चने ना आए। जी बिल्कुल। ये तो एक लगातार चलने वाली खींचतान लगती है। अच्छा, अब इसके बाद हम 1966 में आते हैं और ये साल तो काफी व्यस्त लगता है। एक ही साल में 3 संशोधन, 18वां, 19वां और 20वां। जी, 1966 में काफी कुछ हुआ। 18वां संशोधन पंजाब के पुनर्गठन से जुड़ा था, जब पंजाब से हरियाणा बना और कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश को दिए गए। हाँ, इस संशोधन ने ये साफ किया कि राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है और संसद नए राज्य बनाने के लिए किसी मौजूदा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्सों को मिला सकते हैं।
एक तरह से व्यवस्था को और लचीला बनाने की कोशिश थी। और 19वां और 20वां, क्या ये भी इसी तरह के प्रशासनिक बदलाव थे? 19वां और 20वां ये दोनों न्यायपालिका से जुड़े थे। 19वें ने चुनाव याचिकाओं को सुनने का अधिकार चुनाव आयोग से लेकर सीधे हाईकोर्ट को दे दिया। अच्छा। और 20वां संशोधन थोड़ा और पेचीदा था। ये कुछ जिला जजों की नियुक्तियों को वैधता देने के लिए लाया गया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया था। तो 1966 के ये संशोधन सिस्टम में आई कुछ गड़बड़ियों को ठीक करने या प्रक्रियाओं को सुधारने पर केंद्रित थे? बिल्कुल। समझ गया। अब आते हैं 1967 पर और 21वां संशोधन। ये भाषा से जुड़ा है, जो भारत में हमेशा से एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। हाँ। यहाँ 15वीं भाषा को शामिल करने की बात है। हाँ, और ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये 15वीं भाषा थी सिंधी। आपको याद होगा, बंटवारे के बाद सिंधी भाषी आबादी पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत आ गई थी। लेकिन भारत में उनका अपना कोई एक राज्य नहीं था, वो पूरे देश में फैले हुए थे। बिल्कुल। तो उनकी भाषा को संवैधानिक मान्यता देना उनके अस्तित्व और उनकी संस्कृति को स्वीकार करने जैसा था। ये सिंधी समुदाय की दशकों लंबी मांग का नतीजा था। सही। इस संशोधन के जरिए सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़कर संविधान ने ये संदेश दिया कि राष्ट्र की पहचान सिर्फ भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि अपनी भाषाई विविधता को अपनाने से भी बनती है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि वो समय के साथ बदलता है, सांस लेता है। सही कहा। भाषा के इस भावनात्मक मुद्दे से अब हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। 2 साल बाद 1969 में 22वां संशोधन। जी, 22वां संशोधन। ये उत्तर पूर्व भारत की राजनीति का एक अहम मोड़ था। असम के आदिवासी इलाकों में लंबे समय से एक अलग राज्य की मांग चल रही थी। तो सरकार एक और बंटवारा करने के बजाय एक बीच का रास्ता निकालना चाहती थी। हाँ, इस संशोधन ने संसद को ये शक्ति दी कि वो असम के भीतर ही एक स्वायत्त राज्य या ऑटोनॉमस स्टेट बना सकती है, जिसकी अपनी विधायिका और मंत्री परिषद होगी। और इसी संशोधन के आधार पर बाद में मेघालय का गठन हुआ, पहले एक स्वायत्त राज्य के रूप में। सही कहा आपने। ये संघीय ढांचे के भीतर एक नया प्रयोग था, जो दिखाता है कि कैसे संविधान ने अलग-अलग क्षेत्रीय पहचानों को समायोजित करने की कोशिश की। और उसी साल 1969 में 23वां संशोधन भी आया। इसमें 1980 का जिक्र है। जी, ये अनुसूचित जातियों, जनजातियों और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण को 10 साल के लिए यानी 1980 तक बढ़ाने के लिए था। ये एक प्रक्रिया है जो हर 10 साल में दोहराई जाती है। जी। ठीक है, तो अब हम 70 के दशक में प्रवेश कर रहे हैं और यहां से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। 1971 का साल तो संवैधानिक संशोधनों का एक तूफान लेकर आता है। शुरुआत होती है 24वें संशोधन से। 1967 को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1967 में जाना होगा, गोलकनाथ मामले में। हाँ। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। मतलब संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। ये तो संसद और न्यायपालिका के बीच सीधी टक्कर वाली बात हो गई। यही टक्कर थी। इंदिरा गांधी की सरकार, जो उस समय गरीबी हटाओ के नारे के साथ एक बड़ी समाजवादी लहर पर सवार थी, वो इस फैसले को अपने रास्ते का रोड़ा मानती थी। 24वां संशोधन उसी फैसले को पलटने के लिए लाया गया एक सीधा और शक्तिशाली जवाब था। इसने साफ साफ कहा कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है, में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। ये संसद की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित करने की एक जबरदस्त कोशिश थी, एक जंग के ऐलान जैसा। बिल्कुल। और इसी जंग का अगला हथियार था 25वां संशोधन, जो उसी साल आया, जिसमें अनुच्छेद 14, 19, 31 और 39 का जिक्र है। अगर 24वां संशोधन बंदूक था, तो 25वां संशोधन उसकी गोली थी। इसका निशाना था संपत्ति का मौलिक अधिकार, यानी अनुच्छेद 31। अच्छा। सरकार का तर्क था कि अगर हमें सामाजिक न्याय के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है या जमीनों का अधिग्रहण करना है, तो संपत्ति का अधिकार आड़े आता है। तो इस संशोधन ने क्या किया? इसने 2 बड़ी बातें कही।
पहली, अगर सरकार नीति निदेशक सिद्धांतों, खासकर अनुच्छेद 39 को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन करता है। समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। जी, और दूसरी ओर सबसे विवादास्पद बात ये थी कि इसने संपत्ति के अधिकार को बहुत कमजोर कर दिया। इसने मुआवजा या कॉम्पेंसेशन शब्द को हटाकर रकम यानी अमाउंट कर दिया, जिसका मतलब था कि सरकार अधिग्रहण के लिए कोई भी रकम तय कर सकती थी और उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। बिल्कुल। मतलब ये मूल अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच के संतुलन को पूरी तरह से बदल रहा था। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। बिल्कुल। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1971 में ही 26वां संशोधन भी आया। हाँ, प्रिवी पर्स वाला। जी, जरा रुकिए, श्रोताओं को शायद प्रिवी पर्स के बारे में पता ना हो। ये क्या था और इसे खत्म करना इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा क्यों बना? जरूर। जब भारत आजाद हुआ तो 500 से ज्यादा रियासतें थीं। इन रियासतों के राजाओं ने भारत में विलय के लिए जो संधि की, उसके तहत भारत सरकार ने उन्हें और उनके वंशजों को जीवन भर एक निश्चित टैक्स फ्री रकम देने का वादा किया था। इसी को प्रिवी पर्स कहते थे। हाँ। और 1971 तक आते आते इंदिरा गांधी की सरकार इसे राजा महाराजाओं को मिलने वाला एक अनुचित विशेषाधिकार मानती थी, जो एक समाजवादी देश के सिद्धांतों के खिलाफ था। तो 26वें संशोधन ने इसी प्रिवी पर्स और उससे जुड़े सभी विशेषाधिकारों को एक झटके में खत्म कर दिया। जी, ये एक और बड़ा पॉपुलिस्ट कदम था। 1971 में वाकई बहुत कुछ हुआ। 27वां संशोधन भी तो इसी साल का है। जी, ये उत्तर पूर्व में हो रहे बदलावों से जुड़ा था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे नए केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान इसी संशोधन के जरिए किए गए। तो देखिए, 1971 में एक तरफ संसद अपनी शक्ति बढ़ा रही थी, सामाजिक आर्थिक नीतियां लागू कर रही थी, और दूसरी तरफ देश के संघीय नक्शे को भी नया आकार दे रही थी। बिल्कुल। अगले ही साल 1972 में 28वां संशोधन आया। इसने ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और उनकी सेवा शर्तों को तय करने का अधिकार संसद को दे दिया। ये एक तरह से औपनिवेशिक काल की जो विरासत थी उसे समाप्त करने और प्रशासन में समानता लाने की दिशा में एक कदम था। 29वें संशोधन 1972 ने केरल के 2 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 30वां संशोधन यह भी 1972 का है। यहाँ 20,000 की एक संख्या का उल्लेख है। ये सुनने में आज बहुत छोटी रकम लगती है। हाँ, लेकिन उस समय ये महत्वपूर्ण थी। पहले नियम ये था कि आप दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट तभी अपील कर सकते थे जब मामले का मूल्य कम से कम 20,000 रुपए हो। ये तो एक तरह से न्याय तक पहुंच को सीमित करता था। बिल्कुल। इस संशोधन ने ये मौद्रिक सीमा हटा दी। अब अपील इस आधार पर हो सकती थी कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। ये न्याय को और सुलभ बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम था। बहुत अच्छा। ये दिलचस्प है। और अब एक ऐसा संशोधन आता है जिसका असर हम आज भी संसद में देखते हैं। 31वां संशोधन 1972, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 करने की बात है। ये एक बहुत ही सीधा और महत्वपूर्ण बदलाव था। 1971 की जनगणना हो चुकी थी और भारत की आबादी काफी बढ़ गई थी। लोकतंत्र का सिद्धांत है कि प्रतिनिधित्व आनुपातिक हो। बढ़ती आबादी का मतलब था कि हर सांसद अब पहले से कहीं ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि ये लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के विस्तार का मामला था। बिल्कुल। सीटों की ये बढ़ोतरी नए बने राज्यों और बढ़ी हुई आबादी को समायोजित करने के लिए थी। 1972 के बाद अगला पड़ाव है 1973 और 32वां संशोधन। जी, यह संशोधन आंध्र प्रदेश की एक जटिल राजनीतिक समस्या को सुलझाने के लिए लाया गया था। अच्छा। वहाँ तेलंगाना और आंध्र क्षेत्रों के बीच सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अवसरों को लेकर काफी तनाव था। इस संशोधन ने राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया कि वो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ये फिर से दिखाता है कि कैसे संविधान का उपयोग क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया। बिल्कुल। इसके बाद 1974 में 33वां और 34वां संशोधन आते हैं। 33वां सांसदों और विधायकों के इस्तीफे से जुड़ा है। हाँ, उस दौरान ऐसी खबरें आ रही थीं
कि सांसदों और विधायकों पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला जा रहा है या उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा रहा है। ये संशोधन ये सुनिश्चित करने के लिए लाया गया कि अध्यक्ष या सभापति किसी भी इस्तीफे को तभी स्वीकार करेंगे जब वे संतुष्ट हों कि ये स्वैच्छिक और वास्तविक है। ये विधायी सदनों की गरिमा और सदस्यों की स्वतंत्रता को बचाने का एक प्रयास था। जी। और 34वां संशोधन, इसमें फिर से लैंड टेन्योर यानी भूधृति का जिक्र है। ये भूमि सुधार वाली कहानी का ही अगला अध्याय लगता है। ये बिल्कुल वही है। ये एक तरह से एक रूटीन प्रक्रिया बन गई थी। विभिन्न राज्यों ने जो नए भूमि सुधार कानून बनाए थे, उनमें से 20 और कानूनों को इस संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची की उस कानूनी तिजोरी में डाल दिया गया, ताकि वे न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित रहें। हाँ, ये भूमि सुधारों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। 1974 में ही एक और बड़ा और अनोखा संशोधन हुआ, 35वां। सिक्किम उस समय भारत का हिस्सा नहीं था, वो एक संरक्षित राज्य था। वहाँ के लोगों की इच्छा भारत से और करीब जुड़ने की थी, लेकिन उसे सीधे पूर्ण राज्य बनाने के बजाय एक नया रास्ता निकाला गया। और वो रास्ता था एक सह राज्य या एसोसिएट स्टेट का दर्जा। ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसका मतलब क्या था? यह भारतीय संविधान में एक बिल्कुल नया प्रयोग था। इस संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। और ये आज की दलबदल वाली 10वीं अनुसूची नहीं है, ये एक नई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था कि सिक्किम की रक्षा, संचार और विदेश मामले भारत देखेगा और सिक्किम के प्रतिनिधियों को भारतीय संसद में भी जगह मिलेगी। लेकिन सिक्किम की अपनी आंतरिक स्वायत्ता बनी रहेगी। जी, यह एक बहुत ही लचीला और रचनात्मक समाधान था। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा दिन चली नहीं, क्योंकि इसके ठीक अगले साल 1975 में 36वां संशोधन आ जाता है। हाँ, 36वां संशोधन 35वें का ही अगला तार्किक कदम था। एसोसिएट स्टेट का प्रयोग 1 साल से भी कम चला। अच्छा। सिक्किम में हुए जनमत संग्रह के बाद वहां की राजशाही को समाप्त कर दिया गया और सिक्किम ने पूरी तरह से भारत में विलय का फैसला किया। तो इस 36वें संशोधन ने सिक्किम को सहराज्य की दर्जे से आगे ले जाकर भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया। जी, यह भारतीय संघ के शांतिपूर्ण विस्तार का एक ऐतिहासिक क्षण था। तो चलिए अब अगला संशोधन देखते हैं। 37वां संविधान संशोधन 1975। ये अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा था, है ना? जी, ये एक कह सकते हैं सकारात्मक शुरुआत थी। उस समय अरुणाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस संशोधन के जरिए वहां एक विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। अच्छा, मतलब वहां के लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला। बिल्कुल, अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार। ये स्थानीय शासन को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम था। तो एक तरफ स्थानीय लोकतंत्र को मजबूती दी जा रही थी, लेकिन इसी दौर में केंद्र के स्तर पर कुछ बहुत बड़े और विवादास्पद बदलाव भी हो रहे थे, और शायद यहीं पर 38वां संशोधन आता है। बिल्कुल सही। 38वें संशोधन ने 3 बहुत दूरगामी बदलाव किए। पहला, इसने राष्ट्रपति की आपातकाल लगाने की घोषणा को गैरवाद योग्य बना दिया। गैरवाद योग्य? हाँ, नॉन जस्टिशिएबल। दूसरा, राष्ट्रपति और राज्यपालों के जो अध्यादेश होते हैं उन्हें भी इसी श्रेणी में डाल दिया गया। अच्छा। और तीसरा, राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई कि वो अलग अलग कारणों के आधार पर एक ही समय में देश में कई आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 1 मिनट, ये गैरवाद योग्य या नॉन जस्टिशिएबल, इसका असल मतलब क्या है? सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। इसे सरल भाषा में समझिए। इसका मतलब है कि आप इन फैसलों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। किसी भी अदालत में? किसी भी। न्यायपालिका ये सवाल ही नहीं पूछ सकती कि आपातकाल लगाने का कारण सही था या नहीं, या जो अध्यादेश जारी हुआ उसकी वाकई जरूरत थी। इस एक शब्द ने न्यायपालिका के हाथ एक तरह से बांध दिए और कार्यपालिका यानी सरकार के फैसले को अंतिम बना दिया। मतलब अदालत की आंखों पर पट्टी बांध दी गई कि वो सरकार के इन बड़े फैसलों की तरफ देख भी ना पाए। तो ये तो ही सरकार के नीतिगत फैसलों की बात। क्या ये सुरक्षा देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को भी दी जा रही थी? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि यहीं से 39 संशोधन की कहानी शुरू होती है, और ये शायद उस दौर के सबसे विवादास्पद संशोधनों में से एक था।
अच्छा। हाँ, इसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावी विवादों को किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र से ही बाहर कर दिया। ये तो बहुत ही असाधारण बात है। मतलब अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के चुनाव में किसी धांधली का आरोप लगे तो मामला कोर्ट में नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तो फिर फैसला कौन करेगा? यही तो इस संशोधन का सबसे अहम पहलू था। तय ये हुआ कि ऐसे विवादों का निपटारा अदालत नहीं बल्कि संसद द्वारा बनाई गई कोई समिति या प्राधिकरण करेगा। एक मिनट, मतलब जो लोग खुद सत्ता में हैं, उन्हीं की बनाई समिति उनके चुनावी विवादों पर फैसला करेगी। बिल्कुल। इसने इन 4 पदों को एक तरह की कानूनी ढाल दे दी जो किसी और को उपलब्ध नहीं थी। और मैंने पढ़ा कि इसी संशोधन में 9वीं अनुसूची को और बड़ा किया गया। क्या देश के बाहरी सीमाओं को लेकर भी कुछ हो रहा था? हाँ, और वो हमें 40वें संशोधन में दिखता है, जो 1976 में आया। इसने संसद को ये अधिकार दिया कि वो भारत के समुद्री क्षेत्रों की सीमाओं को तय कर सकती है। इसमें हमारे समुद्री जल, महाद्वीपीय मंगना तट और सबसे जरूरी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र शामिल थे। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या EEZ, ये क्या होता है? ये किसी भी देश के तट से समुद्र में 200 नॉटिकल मील यानी लगभग 370 किलोमीटर तक का इलाका होता है। इस पूरे इलाके में जितने भी आर्थिक संसाधन हैं, जैसे मछली, तेल, गैस, खनिज, उन सब पर उस देश का पूरा अधिकार होता है। अच्छा, तो ये तो भारत के आर्थिक हितों के लिए बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और मैं देख रहा हूं कि इस संशोधन ने भी 9वीं अनुसूची वाले बक्से में 64 और कानूनों को डाल दिया, ज्यादातर भूमि सुधार से जुड़े हुए। जी, वो पैटर्न तो जारी ही रहा। हाँ, विधायी कामों को न्यायिक समीक्षा से बचाने का सिलसिला चलता रहा। इसके ठीक बाद एक छोटा सा संशोधन आया, 41वां संशोधन। इसने राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी। ये तो बाकी संशोधनों के मुकाबले एक मामूली प्रशासनिक बदलाव लगता है। देखिए, पहली नजर में तो ये एक सामान्य प्रशासनिक सुधार ही लगता है। उद्देश्य यही था कि अनुभवी अधिकारियों की सेवाओं का ज्यादा समय तक लाभ उठाया जाए। लेकिन अगर इसे उस दौर के संदर्भ में देखें तो कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ये नौकरशाही पर सरकार के प्रभाव को और मजबूत करने का एक तरीका हो सकता था, ताकि भरोसेमंद अधिकारी प्रमुख पदों पर ज्यादा समय तक बने रहें। कह सकते हैं। ठीक है, तो अब तक ये संशोधनों ने जमीन तैयार कर दी थी, लेकिन इसके बाद जो आया वो एक संवैधानिक भूचाल जैसा था। हम बात कर रहे हैं 42वें संशोधन 1976 की। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई 1-2 बदलाव नहीं थे। इसने संविधान के 50 से ज्यादा अनुच्छेदों में बदलाव कर दिया। इसकी शुरुआत तो प्रस्तावना से ही हो गई। उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द तो बहुत आदर्शवादी लगते हैं। इन्हें जोड़ने का मकसद क्या था? मकसद था शासन की वैचारिक दिशा को एकदम स्पष्ट करना। हालांकि ये मूल्य संविधान में पहले से ही थे, अलग अलग जगहों पर। हाँ, वो तो थे, लेकिन उन्हें प्रस्तावना में डालना, जो संविधान का सार है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक घोषणा थी। और इसी के साथ नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का एक पूरा नया अध्याय भी जोड़ा गया। ये याद दिलाने के लिए कि अधिकारों के साथ साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। बिल्कुल। लेकिन असल बदलाव तो शक्तियों के समीकरण में हुए। इस संशोधन ने राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए पूरी तरह बाध्य कर दिया। सही है? हाँ, पूरी तरह से। पहले राष्ट्रपति चाहें तो सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते थे। इस बदलाव ने उस विकल्प को ही खत्म कर दिया। मतलब अब कैबिनेट की सलाह राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य हो गई। अनिवार्य। इसने संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और कैबिनेट को असीम रूप से शक्तिशाली बना दिया। और यहीं पर वो सबसे बड़ा हमला हुआ जिसका डर था, न्यायपालिका पर। बिल्कुल। इस संशोधन ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी। और तो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति थी, उसे भी काफी हद तक कम कर दिया गया। अगर हम 38th, 39th और इस 42nd संशोधन को एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हाँ, एक पैटर्न तो है। ये न्यायपालिका के पर कतरने और संसद की सर्वोच्चता के नाम पर कार्यपालिका को लगभग असीमित अधिकार देने की एक सोची समझी कोशिश थी। और ये सिर्फ न्यायपालिका तक सीमित नहीं रहा, इसने तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही प्रभावित किया। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। जी, जिसका सीधा मतलब था कि अगले चुनाव 1 साल देरी से होंगे। जनता को अपनी सरकार चुनने का मौका 1 साल बाद मिलेगा। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला बदलाव था कोरम की जरूरत को खत्म करना।
कोरम यानी सदन की कार्यवाही चलाने के लिए सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या जरूरी होती है वो उसे ही खत्म कर दिया। हाँ, उसे ही खत्म कर दिया। कोरम ये सुनिश्चित करता है कि जब कोई महत्वपूर्ण कानून बन रहा हो तो सदन में पर्याप्त सदस्य मौजूद हों, उस पर ठीक से बहस हो। तो इसे हटाने का मतलब था कि अब मुट्ठी भर सदस्य भी कोई भी कानून पास कर सकते थे। बिल्कुल, बिना किसी खास बहस के। ये विधायी प्रक्रिया की गंभीरता को बहुत कम करने जैसा था। एक और बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता देना। ये तो संविधान की पूरी दुनिया ही पलट देने जैसा है। हमारे अधिकार तो सबसे ऊपर माने जाते हैं। आपने सही पकड़ा, ये एक बुनियादी बदलाव था। इसका मतलब था कि अगर सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वो समानता या स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। मतलब राज्य के सामूहिक लक्ष्यों को व्यक्ति के अधिकारों से ऊपर रख दिया गया। सीधी सी बात यही है। और इसी से जुड़ा हुआ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों वाला कानून बनाने का अधिकार भी संसद को दिया गया। हाँ, और ये बहुत खतरनाक हो सकता था क्योंकि राष्ट्र विरोधी गतिविधि की परिभाषा बहुत व्यापक और कह सकते हैं अस्पष्ट हो सकती थी। ये प्रावधान राज्य को असहमति की हर आवाज को दबाने के लिए एक कानूनी हथियार दे सकता था। लेकिन इस संशोधन में कुछ सकारात्मक चीजें भी थीं, जैसे 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए। निश्चित रूप से समान न्याय और गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी और पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, ये तीनों ही बहुत प्रगतिशील विचार थे। इन्हें संविधान का हिस्सा बनाना एक वाकई दूरदर्शी कदम था। इस संशोधन ने केंद्र और राज्यों के रिश्ते को भी एक नया रूप दिया। 5 महत्वपूर्ण विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। हाँ, और ये विषय थे शिक्षा, वन, वन्य जीवों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन। समवर्ती सूची में होने का मतलब है कि अब इन पर केंद्र भी कानून बना सकता है। हाँ, और अगर केंद्र और राज्य के कानून में कोई टकराव हो तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। इसने संघीय ढांचे को और ज्यादा केंद्र की तरफ झुका दिया। आपातकाल के प्रावधानों को भी और लचीला बनाया गया। अब देश के किसी एक हिस्से में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। जी, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि एक बार में 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई। 1 साल? हाँ, 1 साल। इसका मतलब था उस राज्य पर केंद्र का सीधा नियंत्रण लंबे समय तक बनाए रखना। साथ ही केंद्र को ये भी शक्ति दी गई कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था के नाम पर अपनी सेना भेज सकता है, भले ही राज्य सरकार इसकी मांग ना करे। ये तो राज्यों की स्वायत्ता पर सीधा हस्तक्षेप था। बिल्कुल। और आखिर में 2 प्रशासनिक बदलाव भी थे। अखिल भारतीय विधिक सेवा का गठन और सिविल सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियमों में बदलाव। जी, अखिल भारतीय विधिक सेवा का विचार न्यायपालिका के लिए आईएएस और आईपीएस की तरह एक राष्ट्रीय कैडर बनाने का था, और सिविल सेवकों के मामले में उनके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया थी उसे छोटा कर दिया गया था। इससे कार्रवाई तो तेज हो सकती थी, लेकिन उनका अपना पक्ष रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर खत्म हो गया। तो चलिए अब अगला संशोधन देखते हैं। 43वां संविधान संशोधन 1977। जी, ये संशोधन और इसके ठीक बाद जो 44वां आया, इन्हें एक साथ देखना चाहिए। ये वो दौर था जब इमरजेंसी के बाद जनता सरकार आई थी और उनका सबसे बड़ा काम था 42वें संशोधन के असर को पलटना। तो 43वें से इसकी शुरुआत हुई। हाँ, एक तरह से ये पहला कदम था। इसमें 2 मुख्य बातें थी। पहली, 42वें संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को आप कह सकते हैं काफी कम कर दिया था। मतलब किसी कानून को जांचने की शक्ति। बिल्कुल। इस संशोधन ने वो शक्ति वापस अदालतों को लौटा दी। और दूसरी बात, सरकार को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के नाम पर कानून बनाने का जो एक असीमित अधिकार सा मिल गया था, उसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये सिस्टम को रीसेट करने का पहला कदम था। लेकिन जो असली और बड़ा बदलाव आया वो तो 44वें संशोधन 1978 में था, है ना? बिल्कुल। 44वां संशोधन तो लोकतंत्र की मरम्मत का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। इसने कई स्तरों पर बदलाव किए। जैसे कि सबसे पहला और सीधा बदलाव था लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल वापस 5 साल करना। इमरजेंसी के दौरान इसे 6 साल कर दिया गया था। अच्छा। और साथ ही सदन की कार्यवाही के लिए कोरम की जरूरत को भी बहाल कर दिया गया। कोरम मतलब सदन में कोई भी काम शुरू करने के लिए
कम से कम कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए, वो वाला नियम। सही पकड़ा। इसके अलावा प्रेस की आजादी को लेकर एक बहुत जरूरी चीज हुई। संसद या विधानसभा में जो कुछ भी कहा जाता है उसकी सही रिपोर्टिंग करने पर मीडिया को कानूनी सुरक्षा दी गई। ये तो बहुत बड़ा कदम था। जी, ये सीधे सीधे लोकतंत्र में पारदर्शिता को मजबूत करने वाला कदम था। इसमें संसदीय विशेषाधिकारों को लेकर भी एक बदलाव था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो जिक्र था उसे हटा दिया गया। ये सुनने में छोटा लगता है, पर इसका क्या मतलब था? इसका सांकेतिक मतलब बहुत बड़ा था। एक तरह से हम अपनी संवैधानिक पहचान को ब्रिटिश छाया से बाहर निकाल रहे थे। हम कह रहे थे कि हमारी संसद अपने नियम खुद तय करेगी, हमें लंदन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने राष्ट्रपति और सरकार के रिश्ते को फिर से परिभाषित किया। हाँ, ये बहुत अहम है। इस संशोधन ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वो कैबिनेट की किसी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। बस एक बार? हाँ, सिर्फ एक बार। अगर कैबिनेट दोबारा वही सलाह भेज दे तो राष्ट्रपति को उसे मानना ही होगा। तो ये एक तरह का स्पीड ब्रेकर हुआ, वीटो पावर नहीं। राष्ट्रपति बस ये कह सकते हैं कि क्या आपने इस पर ठीक से सोच लिया है। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव था इमरजेंसी के प्रावधानों में, शायद इस संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आंतरिक अशांति वाला मामला है ना? जी, 1975 की इमरजेंसी आंतरिक अशांति के नाम पर लगाई गई थी। ये एक बहुत ही अस्पष्ट शब्द था, जिसका मतलब सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी निकाल सकती थी। हाँ। 44th संशोधन ने इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इसका क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि अब इमरजेंसी सिर्फ तभी लग सकती है जब देश के अंदर हथियारों के साथ कोई विद्रोह हो, न कि किसी भी राजनीतिक प्रदर्शन पर। और एक और शर्त जोड़ी गई थी, जहां तक मुझे याद है। जी, ये भी कि राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा तभी करेंगे जब पूरी कैबिनेट उन्हें लिखित में सलाह देगी, सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं। ये तो बहुत बड़े सुरक्षा कवच है। लेकिन नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए भी इसमें कुछ था? निश्चित रूप से, और ये इसकी आत्मा है। इस संशोधन ने साफ कर दिया कि इमरजेंसी के दौरान भी सरकार अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिले अधिकार नहीं छीन सकती। अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार। हाँ, मतलब देश में चाहे कुछ भी हो जाए, कानून की स्थापित प्रक्रिया के बिना सरकार किसी की जान या व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं ले सकती। और इसी संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया था। जी, उसे मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब था कि अब कोई ये कहकर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था कि उसके मूल अधिकार का हनन हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुए 44th संशोधन के बड़े बदलाव। अब आगे बढ़ते हैं 45th संविधान संशोधन 1980। ये आरक्षण से संबंधित था। ये एक तरह का नियमित काम था जो हर 10 साल में होता है। इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को अगले 10 साल के लिए, मतलब 1990 तक बढ़ा दिया गया। अच्छा, और इसके बाद 46th संशोधन 1982, ये कर प्रणाली से जुड़ा था। जी, इसने राज्यों को अपनी विधियों में जो कुछ कमियां थीं उन्हें दूर करने और बिक्री कर के बकाये को वसूलने में सक्षम बनाया। इसके बाद 1984 में तो कई संशोधन हुए। 47 से शुरू करते हैं। 47वें संशोधन के जरिए कुछ राज्यों के 14 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची यानी वो सेफ डिपॉजिट बॉक्स जहां कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जाता है। बिल्कुल सही, ताकि उन्हें अदालतों में चुनौती न दी जा सके। और फिर 48th संविधान संशोधन 1984, ये पंजाब से जुड़ा था। हाँ, उस समय पंजाब के हालात बहुत गंभीर थे, तो इस संशोधन के तहत पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई, वो भी बिना उन 2 विशेष शर्तों को पूरा किए जो सामान्यतः जरूरी होती हैं। ये एक असाधारण कदम था। जी, असाधारण स्थिति के लिए। अगला है 49वां संविधान संशोधन 1984। इसने त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक मंजूरी दी। ये पूर्वोत्तर की स्थानीय जनजातियों को अधिकार देने की दिशा में एक कदम था। और 50वां संशोधन 1984। ये संशोधन संसद को एक विशेष शक्ति देता है। क्या? वो खुफिया संगठनों यानी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस और सशस्त्र बलों में काम करने वाले कुछ लोगों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी जैसे अधिकारों पर? हाँ, तर्क ये था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन के लिए ये जरूरी है। ठीक है, अब 51वां संशोधन 1984। इसके द्वारा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई, और इसी तरह नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में भी। तो पूर्वोत्तर पर काफी ध्यान दिया जा रहा था। जी। अब आते हैं एक बहुत ही चर्चित संशोधन पर, 52वां संविधान संशोधन 1985। हाँ,
इसे दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में जाना जाता है। आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए। बिल्कुल। इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल करने के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई और इसी के साथ संविधान में 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। लक्ष्य तो अच्छा था, लेकिन क्या इसने एक नई बहस को जन्म नहीं दिया कि अब तो कोई भी विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा सकता? ये इस कानून की सबसे बड़ी आलोचना है और ये बहस आज भी जारी है। इसने स्थिरता तो दी, पर पार्टी के अंदर के लोकतंत्र को शायद कमजोर किया। ठीक है, अब 1986 के संशोधनों पर आते हैं। 53वां संविधान संशोधन। ये मिजोरम के लिए था। इसमें मिजोरम के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए और उसकी विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों की व्यवस्था की गई। और 54वां, ये जजों के वेतन से जुड़ा था, सही है? जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी की गई और ये भी तय हुआ कि भविष्य में संसद साधारण कानून बनाकर ही इसमें बदलाव कर सकती है। बार बार संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद 55वां संशोधन 1986। ये अरुणाचल प्रदेश के लिए था। इसके तहत वहां की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। और इसी तरह का एक और संशोधन था 56वां, जो 1987 में हुआ। जी, उसके द्वारा गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। और 57वां संविधान संशोधन 1987। ये फिर से पूर्वोत्तर राज्यों में आरक्षण से जुड़ा था। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके बाद 58वां संशोधन 1987 भाषा से संबंधित था। बिल्कुल। इसके द्वारा संविधान का एक प्राधिकृत मतलब एक ऑफिशियल टेक्स्ट हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया और उसे अंग्रेजी के बराबर ही कानूनी मान्यता दी गई। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। 1988 का 59वां संविधान संशोधन फिर से पंजाब पर केंद्रित था। ये तो काफी विवादास्पद था। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसने 44वें संशोधन के एक बहुत बड़े सुधार को सिर्फ पंजाब के लिए पलट दिया। मतलब? इसने सरकार को ये अधिकार दे दिया कि वो पंजाब में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। जिस शब्द को पूरे देश के लिए हटाया गया था, उसे एक राज्य के लिए वापस ले आया गया। ये दिखाता है कि उस वक्त पंजाब में हालात कितने गंभीर माने जा रहे थे। बिल्कुल। अगला है 60वां संविधान संशोधन 1988। यह करों की सीमा से संबंधित था। इसके तहत व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर लगने वाले कर की सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया। और अब 61वां संविधान संशोधन 1989। ये एक ऐतिहासिक संशोधन था। इसने लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को एकदम से बढ़ा दिया। इसने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट देने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। जी हाँ। रातों रात करोड़ों युवा वोटर बन गए। इसके पीछे क्या सोच थी? एक तरफ तो ये तर्क था कि अगर 18 साल का युवा देश के लिए अनुबंध कर सकता है, उस पर कानूनी मुकदमे चल सकते हैं, तो उसे अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक तौर पर ये एक बहुत बड़ा दांव था। हर पार्टी को उम्मीद थी कि देश का युवा उनकी तरफ आएगा। इसने चुनाव प्रचार के तरीके बदल दिए, मुद्दे बदल दिए। मतलब अब पार्टियों को युवाओं की नौकरियों और उनकी आकांक्षाओं के बारे में बात करनी पड़ी। बिल्कुल। इसने भारतीय लोकतंत्र को और ज्यादा ऊर्जावान और समावेशी बना दिया। ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं था, ये लोकतंत्र में एक पूरी पीढ़ी की भागीदारी का दरवाजा खोलने जैसा था। तो चलिए अब अगला संशोधन देखते हैं। जी। 62वां संविधान संशोधन 1989। जी। इसके जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण था और आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी, हाँ, उसे अगले 10 सालों के लिए मतलब साल 2000 तक बढ़ा दिया गया। बिल्कुल। ये एक तरह से कह सकते हैं एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। जी। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये उस नीति को जारी रखता है जो इन समुदायों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। सही बात है। हर 10 साल में संसद इसकी समीक्षा करती है और उसे आगे बढ़ाती है। अच्छा, इसके ठीक बाद हमें पंजाब पर केंद्रित संशोधनों की एक पूरी श्रृंखला दिखती है 1989 से 91 के बीच। हाँ, एक बहुत ही अशांत दौर था वो। इसकी शुरुआत होती है 63वें संशोधन से। बिल्कुल। 63वां संशोधन जो 1989 में आया, उसने 59वें संशोधन के कुछ विशेष प्रावधानों को रद्द कर दिया। अच्छा, तो मतलब स्थिति को सामान्यीकरण करने की कोशिश की गई।
हाँ, एक तरह से वही कोशिश थी। मतलब ये था कि पंजाब में आपातकाल लागू करने की जो व्यवस्था थी वो वैसी ही हो गई जैसी देश के बाकी हिस्सों में थी। लेकिन ये सामान्य स्थिति मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दिन रही, क्योंकि 1990 में ही 64वां संशोधन आ गया। नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। 64वें संशोधन ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाकर 3.5 साल कर दिया। 3.5 साल। और ये सिलसिला आप देखिए यही नहीं रुका। अच्छा। उसी साल 1990 में ही 67वां संशोधन आया ओके। और उसके जरिए से 4 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। और फिर 1991 में 68वें संशोधन ने इस अवधि को खींचकर 5 साल कर दिया। 5 साल? हाँ, ये संशोधन उस दौर की अस्थिरता को दिखाते हैं कि वहाँ सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल रखना कितना मुश्किल हो रहा था। समझ गया। तो एक तरफ पंजाब की ये स्थिति थी और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय से जुड़ी संस्थाओं में भी एक बड़ा बदलाव आया। मेरा इशारा है 1990 के 65वें संविधान संशोधन की तरफ। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थागत बदलाव था। कैसे? देखिए, इससे पहले तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की देखरेख के लिए एक विशेष अधिकारी यानी स्पेशल ऑफिसर होता था। सिर्फ एक व्यक्ति। सिर्फ एक अधिकारी पूरे देश के लिए? जी। तो इस संशोधन ने उस एकल सदस्यीय व्यवस्था को बदल दिया और उसकी जगह एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। तो मतलब एक व्यक्ति की जगह पूरा एक आयोग था? बिल्कुल। इसका मकसद ही यही था कि इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक ज्यादा मजबूत और कह सकते हैं व्यापक संस्था बनाई जाए। और प्रतिनिधित्व से जुड़ा एक और संशोधन मुझे याद आ रहा, 1992 में त्रिपुरा के लिए किया गया था, 72वां संशोधन। सही। इस संशोधन के माध्यम से त्रिपुरा की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये वहाँ की विशेष जनसांख्यिकीय संरचना को देखते हुए किया गया होगा। एकदम सही। वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया ताकि स्थानीय जनजातीय आबादी को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। अब बात करते हैं एक ऐसे संशोधन की जिसने भारत की राजधानी की पूरी पहचान ही बदल दी। मैं बात कर रहा हूँ 1991 के 69वें संविधान संशोधन की। ये तो दिल्ली के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया और उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया। पर सबसे बड़ी बात वो नहीं थी। तो क्या थी सबसे बड़ी बात? सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके तहत दिल्ली के लिए 70 सदस्यों वाली एक विधानसभा और 67 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। मतलब दिल्ली को अपनी चुनी हुई सरकार मिली? हाँ, स्वशासन की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम था। और दिल्ली को जो ये नया दर्जा मिला, इसका असर क्या राष्ट्रपति के चुनाव पर भी पड़ा? क्योंकि ये हमें 70वें संशोधन में दिखता है। बिल्कुल पड़ा। 1992 पर जो 70वां संशोधन था उसने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज जी, उसमें एक महत्वपूर्ण विस्तार किया। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिल गया। हाँ, उन्हें भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे जो हमारा संघीय ढांचा है उसे और मजबूती मिली। इसी दौर में कुछ और महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव भी हुए, जैसे 1990 का 66वां संशोधन जिसका संबंध भूमि सुधार से था। हाँ, इस संशोधन के जरिए अलग अलग राज्यों के बनाए हुए 55 भूमि सुधार अधिनियमों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। और फिर 1992 में भाषाओं को लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ 71वें संशोधन के जरिए। हाँ, ये भारत की जो भाषाई विविधता है उसे संवैधानिक मान्यता देने की दिशा में एक बहुत अहम कदम था। कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गईं? इस संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इसके साथ कुल संख्या 18 हो गई? जी, उस समय कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई। और अब आते हैं इस दौर के उन 2 सबसे बड़े ऐतिहासिक संशोधनों पर जिन्होंने भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की नींव को पूरी तरह से बदल दिया। 73 और 74 संशोधन। ये दोनों संशोधन मतलब भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण के सबसे बड़े प्रतीक हैं। डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन। 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं यानी जो ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा दी। इसके लिए संविधान में एक नया भाग भी जुड़ा गया था, है ना? जी, एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसका नाम पंचायत रखा गया और साथ ही एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। उस अनुसूची में क्या था?
उसमें पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 29 विषयों की सूची थी, जैसे कृषि, सड़कें, पीने का पानी, इस तरह की चीजें। और ठीक इसी तर्ज पर, इसी मॉडल पर शहरी इलाकों के लिए 74वां संशोधन लाया गया। बिल्कुल। 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। तो इसके लिए भी एक नया भाग जुड़ा गया होगा। हाँ, इसके लिए संविधान में एक और नया भाग 9 कर जोड़ा गया, जिसका नाम नगरपालिकाएं रखा गया। और एक नई अनुसूची भी। जी, 12वीं अनुसूची, जिसमें नगरपालिकाओं के 18 कार्यों का उल्लेख है, जैसे शहरी योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई वगैरह। तो इन दोनों संशोधनों का असली महत्व क्या है? देखिए, इनका असली महत्व ये है कि इन्होंने स्थानीय सरकारों को सिर्फ राज्य सरकारों की दया पर नहीं छोड़ा, अच्छा। बल्कि उन्हें संवैधानिक रूप से अधिकार संपन्न बनाया। इससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को जो मजबूती मिली, वो अभूतपूर्व। चलिए अब अगला संशोधन देखते हैं, 75वां संविधान संशोधन 1994। इस संशोधन के जरिए किराया न्यायालयों यानी रेंट ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की बात की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था किराया विवादों को सुलझाना, मतलब मकान मालिक और किराएदार के बीच के जो मामले होते हैं, उनके लिए खास तरह की अदालत। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ विवाद सुलझाने के लिए नहीं था। इन न्यायालयों को किराया मामलों में मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों को स्थापित और नियंत्रित करने का काम भी करना था। ये एक तरह से रोजमर्रा के जो नागरिक विवाद हैं, उनके लिए न्यायिक प्रक्रिया को और ज्यादा स्पेशलाइज्ड बनाने की कोशिश थी। ठीक है, अब यहाँ से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। अगला है 76वां संविधान संशोधन 1994, और ये तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 से जुड़ा है। इस अधिनियम ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण की व्यवस्था की थी। और यहाँ जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया, वो था इस अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डालना। अच्छा। 9वीं अनुसूची एक तरह की संवैधानिक ढाल है जो उसमें शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाती है। ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 1992 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये उस 50% की सीमा को पार करने का एक संवैधानिक रास्ता था। यानी आरक्षण की सीमा पर न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक तरह का टकराव साफ दिख रहा है। और इसी से जुड़ा है 77वां संशोधन 1995। इसमें सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई। और इस संशोधन ने भी उच्चतम न्यायालय के एक पुराने निर्णय को रद्द कर दिया था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संसद सामाजिक न्याय की नीतियों को लागू करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी, भले ही उसके लिए न्यायिक फैसलों को पलटना पड़े। ये आप कह सकते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन का एक क्लासिक उदाहरण है। और 9वीं अनुसूची की बात फिर से आती है 78वें संशोधन 1995 में। इसमें अलग अलग राज्यों के 27 और भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इसके बाद तो इस अनुसूची में शामिल अधिनियमों की संख्या 282 हो गई। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि कुल अधिनियम 282 हो गए, लेकिन जो आखिरी एंट्री नंबर था वो 284 था। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि संविधान का दस्तावेज कितना जटिल और डिटेल्ड हो सकता है। फिर आया 79वां संशोधन 1999। ये काफी सीधा था। लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण और साथ ही आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को अगले 10 साल के लिए मतलब 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया। हाँ, ये एक तरह की नियमित प्रक्रिया है। संविधान के इन प्रावधानों को जीवित रखने के लिए समय समय पर संसद द्वारा इन्हें आगे बढ़ाना पड़ता है। सही है। अब आते हैं साल 2000 पर, जिसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए। पहला था 80वां संशोधन। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व मतलब रेवेन्यू के बंटवारे की एक नई योजना बनाई गई। जी, ये 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित था। सिफारिश ये थी कि केंद्रीय करों और शुल्कों से जो भी कुल आय होती है, उसका 29% हिस्सा राज्यों के बीच बांटा जाना चाहिए। ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अगला 81वां संशोधन 2000, ये भी आरक्षण से ही जुड़ा है, लेकिन इसका पहलू बहुत खास है। इसने बैकलॉग वैकेंसी की समस्या को सुलझाने की कोशिश की।
मतलब अगर किसी साल आरक्षित श्रेणी की सीटें नहीं भर पाती हैं तो उनका क्या होगा? और इसका समाधान ये निकाला गया कि उन खाली सीटों को एक अलग श्रेणी माना जाएगा जिन्हें आने वाले सालों में भरा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या? इन बैकलॉग सीटों को उस साल के 50% आरक्षण सीमा में नहीं गिना जाएगा। अच्छा। दूसरे शब्दों में इस संशोधन ने बैकलॉग रिक्तियों के मामले में 50% की सीमा को खत्म कर दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। इसी साल 82वां संशोधन भी आया। इसने केंद्र और राज्य की लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नति के मामले में अंकों और योग्यता में छूट देने का प्रावधान किया। हाँ, ये 77 में संशोधन का ही एक तरह से विस्तार है। एक तरफ प्रमोशन में आरक्षण दिया गया और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित किया गया कि उसे लागू करने के लिए जरूरी योग्यता मानदंडों में भी रियायत दी जा सके। साल 2000 का एक और संशोधन बड़ा अनोखा है, 83वां संशोधन। इसमें कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा और तार्किक है। अरुणाचल प्रदेश की लगभग पूरी आबादी जनजातीय है, वहां कोई भी अनुसूचित जाति की आबादी है ही नहीं। तो ये संशोधन दिखाता है कि भारतीय संविधान कितना लचीला है और जमीनी हकीकत के हिसाब से उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। ओके, अब आते हैं 84वें संशोधन 2001 पर। इसने लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 साल के लिए यानी 2026 तक पाबंदी बढ़ा दी। मतलब सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके पीछे एक बड़ा लक्ष्य था, जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करना। यह सुनिश्चित किया गया कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें सीटों के कम होने का नुकसान ना हो। सही बात है। साथ ही ये भी तय किया गया कि राज्यों के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों का जो पुनर्निर्धारण होगा वो 1991 की जनगणना के आधार पर होगा। 85वां संशोधन 2001 ये भी सरकारी नौकरियों में SC/ST के प्रमोशन से जुड़ा है। इसने परिणामिक वरिष्ठता यानी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को जून 1995 से प्रभावी मानने की व्यवस्था की। परिणामिक वरिष्ठता का मतलब है कि जब आरक्षित श्रेणी के किसी कर्मचारी को प्रमोशन मिलता है तो वो उस नई पोस्ट पर अपने उन सीनियर सहकर्मियों से भी सीनियर हो जाएगा जो सामान्य श्रेणी के हैं और जिन्हें अभी प्रमोशन नहीं मिला है। ओह, तो मतलब सीनियरिटी लिस्ट में भी वो ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल। और इस संशोधन की सबसे खास बात थी कि इसे पिछली तारीख यानी जून 1995 से लागू किया गया, जिसका असर कई कर्मचारियों की सीनियरिटी पर पड़ा। तो चलिए अब अगला संशोधन देखते हैं, 86वां संविधान संशोधन 2002। इस संशोधन ने मुझे लगता है प्रारंभिक शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया। एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि राज्यों को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। जी बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, ये बहुत दिलचस्प है। इसने संविधान में आप कह सकते हैं 3 जगहों पर बदलाव किया। पहला तो जैसा आपने बताया, शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों में भी बदलाव हुआ। मतलब जो अनुच्छेद 45 था उसकी विषय वस्तु बदल दी गई। अच्छा। अब राज्य का ये प्रयास रहेगा कि वह सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे। और तीसरा, एक नया मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क के तहत अब हर भारतीय नागरिक का, चाहे वो माता पिता हों या अभिभावक, ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा की सुविधा दें। तो ये एक तरह से शिक्षा को हर स्तर पर सुनिश्चित करने की कोशिश थी। ये तो वाकई बहुत व्यापक था। चलिए अब 88वें संशोधन 2003 को देखते हैं। ये निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से जुड़ा है। इसमें यह कहा गया कि अब क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का आधार 2001 की जनगणना होगी, 1991 की नहीं। हाँ, ये एक तकनीकी लेकिन बहुत जरूरी बदलाव था। जरूरी क्यों? इसका सीधा मतलब यह है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें उस आबादी के हिसाब से तय होंगी जो ज्यादा हाल की है। इससे होता यह है कि प्रतिनिधित्व ज्यादा न्याय संगत होता है, क्योंकि ये पिछले दशक में जनसंख्या में जो बदलाव हुए हैं उनको ध्यान में रखता है। सही बात है। अगला है 88वां संशोधन 2003, जो सेवा कर यानी सर्विस टैक्स से संबंधित है। इसके तहत सेवाओं पर कर केंद्र सरकार लगाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात कर के बंटवारे की है। वो क्या है? टैक्स लगाएगा तो केंद्र, लेकिन उसकी वसूली और उपयोग वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करेंगे और इसका फॉर्मूला संसद तय करेगी।
ये वित्तीय संघवाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर राजस्व का प्रबंधन करते हैं। अच्छा, अब आते हैं 89वें संशोधन पर। ये भी 2003 का ही है। इसने एक बड़े आयोग को 2 हिस्सों में बांट दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का विभाजन हो गया। बिल्कुल, अब 2 अलग-अलग आयोग हैं। एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे इसलिए किया गया ताकि दोनों समुदायों के जो विशिष्ट मुद्दे हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। दोनों आयोगों की संरचना एक जैसी ही होगी, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चलिए, अब 90वां संशोधन 2003, ये काफी विशिष्ट है और असम राज्य से जुड़ा है। हाँ, ये असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट के गठन से जुड़ा है। इस संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि उस क्षेत्र से असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जातियों का जो प्रतिनिधित्व पहले से था वो बना रहे। जी, वो बना रहे। ये एक तरह से राजनीतिक स्थिरता और प्रतिनिधित्व को कायम रखने का एक उपाय था। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन पर, 91वां संविधान संशोधन 2003। इसका मुख्य उद्देश्य था मंत्री परिषद के आकार को सीमित करना और दल बदल कानून को मजबूत करना। इसमें पहला बड़ा नियम तो ये था कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। बिल्कुल। और यही नियम राज्यों पर भी लागू हुआ। वहां मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हाँ, और राज्यों के लिए एक न्यूनतम संख्या भी तय की गई। कम से कम 12 मंत्री मुख्यमंत्री समेत होने चाहिए। इस सीमा का मुख्य कारण जंबो कैबिनेट की प्रथा को रोकना था, जहां राजनीतिक संतुष्टि के लिए बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते थे। सही कहा, और इससे सरकारी खजाने पर बहुत बोझ पड़ता था। इसी संशोधन ने दल बदल को और मुश्किल बना दिया। अब अगर संसद या विधानसभा का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित होता है तो वो मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। एक बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब इसने उस रास्ते को ही बंद कर दिया जहां दल बदल करने वाले विधायक या सांसद को इनाम के तौर पर मंत्री पद दे दिया जाता था। इसके अलावा ऐसे अयोग्य सदस्य किसी भी लाभप्रद राजनीतिक पद पर भी नहीं रह सकते। और शायद सबसे बड़ा बदलाव तो 10वीं अनुसूची में किया गया था। पहले एक नियम था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। इस संशोधन ने उस प्रावधान को ही खत्म कर दिया। बिल्कुल, उस 1/3 वाले नियम का बहुत दुरुपयोग होता था। उसे हटाकर फूट के आधार पर दल बदल को लगभग असंभव बना दिया गया। अब केवल विलय का विकल्प ही बचा है, जिसके नियम कहीं ज्यादा सख्त हैं। इसके बाद है 92वां संशोधन 2003, जिसने संविधान की 8वीं अनुसूची का विस्तार किया। हाँ, इसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गईं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। 8वीं अनुसूची में शामिल होने से इन भाषाओं को सरकारी संरक्षण और बढ़ावा मिलता है। जी बिल्कुल। अब है 93वां संशोधन 2005। ये आरक्षण से संबंधित है। इसने राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति दी। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। अच्छा जी, ये संशोधन सामाजिक न्याय के दायरे को समझ गई। अब 94वां संशोधन 2006, ये एक प्रशासनिक बदलाव से जुड़ा है। इसके द्वारा बिहार को एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2000 में बिहार के विभाजन के बाद जो बड़ा जनजातीय क्षेत्र था वो झारखंड में चला गया था। तो अब ये जिम्मेदारी झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए लागू कर दी गई। हाँ, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ये प्रावधान तो पहले से ही था। 95वां संशोधन 2009, ये भी आरक्षण की निरंतरता से ही जुड़ा है। जी, इसके जरिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए, यानी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। बिल्कुल। अब 96वां संशोधन 2011, ये एक बहुत ही छोटा लेकिन भाषाई पहचान के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। जी। इसने 8वीं अनुसूची में एक भाषा का नाम बदला। जी।
अंग्रेजी में जो ओरिया था उसके स्थान पर ओडिया कर दिया गया। ये भाषा के सही और जो स्थानीय उच्चारण है उसको संवैधानिक मान्यता देने जैसा था। 97वां संशोधन 2011 जिसने सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर ध्यान केंद्रित किया। इस संशोधन का उद्देश्य सहकारी समितियों को एक संवैधानिक दर्जा और संरक्षण देना था। इसके लिए 3 बड़े बदलाव किए गए। पहला, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। दूसरा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया सिद्धांत जोड़ा गया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान में सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9ख जोड़ा गया। ठीक वैसे ही जैसे पंचायतों के लिए भाग 9 है और नगरपालिकाओं के लिए भाग 9क है। इसने एक तरह से सहकारी आंदोलन को देश के शासन की संरचना में एक मजबूत और स्थायी जगह दी थी। 2012 के 98वें संशोधन ये कर्नाटक के खास इलाके से जुड़ा था। हाँ, ये हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के बारे में था। देखिए, दशकों से ये इलाका विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया था। तो इस संशोधन का सीधा सा मकसद था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो खास तौर पर इस इलाके के विकास पर ध्यान दे सके। अच्छा। इसमें वहाँ के लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की बात भी थी और विकास के लिए फंड्स सही तरीके से पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करना था। यानी ये संविधान के जरिए सीधे तौर पर किसी एक पिछड़े इलाके की मदद करने की कोशिश थी। सिर्फ पैसा देने के बजाय पूरा एक सिस्टम बनाने की कोशिश। बिल्कुल, ये क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बात सिर्फ वित्तीय सहायता की नहीं थी, बल्कि ये सुनिश्चित करने की थी कि विकास की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी हो। ये एक तरह से संविधान का जमीनी स्तर पर दखल देना था ताकि विकास का संतुलन बना रहे। दिलचस्प है। तो एक तरफ संविधान देश के एक कोने में विकास का संतुलन बना रहा था और दूसरी तरफ दिल्ली में सत्ता के संतुलन को लेकर एक बहुत बड़ी खींचतान शुरू होने वाली थी। हाँ। इसी से जुड़ा है 99वां संशोधन। हाँ, 2014 का 99वां संशोधन। ये तो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गया। इसने जजों की नियुक्ति की जो दशकों पुरानी कोलिजियम प्रणाली थी उसे खत्म कर दिया, जिसमें जज ही जजों को चुनते थे। हाँ, वही। इसकी जगह एक नया सिस्टम लाया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या NJAC। इसमें न्यायपालिका के सदस्यों के साथ साथ कानून मंत्री और सिविल सोसाइटी के सदस्य भी शामिल थे। यानी जजों को चुनने की ताकत सिर्फ जजों के हाथ में न रहे, उसमें सरकार और बाहर के लोगों की भी भूमिका हो। लेकिन ये तो लागू ही नहीं हो पाया, है ना? वही तो सबसे दिलचस्प मोड़ था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को ही रद्द कर दिया। पूरे संशोधन को ही? हाँ, पूरे संशोधन को। कोर्ट का कहना था कि ये न्यायपालिका की आजादी पर हमला है और शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के खिलाफ है। नतीजा ये हुआ कि पुरानी कोलिजियम प्रणाली वापस आ गई। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की लड़ाई असल में है क्या इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? देखिए, ये इस बुनियादी सवाल पर एक बड़ी बहस थी कि ताकत का बंटवारा कैसे हो। क्या जजों को खुद जज चुनने चाहिए ताकि सरकार का कोई दखल न हो, या फिर सरकार जो लोगों की चुनी हुई है उसकी भी कोई भूमिका होनी चाहिए? यही सेपरेशन ऑफ पावर्स की असली लड़ाई है और ये बहस आज भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, समझ गया। तो देश के अंदर सत्ता के संतुलन को लेकर इतनी बड़ी बहस चल रही थी और उसी समय देश अपनी सीमाओं से जुड़े दशकों पुराने मसलों को भी सुलझा रहा था। हाँ, इसी से जुड़ा है हमारा अगला 100वां संशोधन। हाँ, 2015 का 100वां संशोधन। ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुए भूमि सीमा समझौते से जुड़ा है। अच्छा, वो एनक्लेव वाला मामला? बिल्कुल। इसे आम भाषा में एनक्लेव की अदला बदली कहते हैं। दशकों से कुछ भारतीय गांव बांग्लादेश की जमीन के अंदर थे और कुछ बांग्लादेशी गांव भारत की जमीन के अंदर। वहां रहने वाले लोग एक तरह से किसी भी देश के नहीं थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। तो इस संशोधन ने उस समस्या को कैसे सुलझाया? इसने उन एनक्लेव्स की अदला बदली को कानूनी रूप दिया। भारत ने अपने कुछ इलाके बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने कुछ इलाके भारत को। इसका सीधा असर हमारे 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा पर पड़ा।
इसीलिए संविधान की पहली अनुसूची, जिसमें भारत के राज्यों और उनके क्षेत्रों की सूची है, उसमें बदलाव करना पड़ा। उनकी अदला बदली नहीं थी, ये दशकों से चले आ रहे एक मानवीय मुद्दे को सुलझाने का बड़ा कूटनीतिक कदम था। उन एन्क्लेव्स में रहने वाले लोगों को आखिरकार एक देश की नागरिकता मिली, पहचान मिली। तो देश की बाहरी सीमाओं को ठीक करने के बाद अब देश की अंदरूनी आर्थिक सीमाओं को तोड़ने की बारी थी। और यहीं से आता है 101वां संशोधन, जिसके बारे में शायद सबने सुना होगा, जीएसटी। हाँ, 2016 का 101वां संशोधन शायद आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार था। इसका मकसद था एक देश एक टैक्स। इससे पहले देश में तरह तरह के टैक्स थे, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। एक ही सामान पर कई बार टैक्स लगता था, जिसे टैक्स पर टैक्स या कैस्केडिंग इफेक्ट कहते थे। जीएसटी ने इन सब को हटाकर एक टैक्स सिस्टम बना दिया। लेकिन जीएसटी का सबसे बड़ा असर सिर्फ टैक्स पर नहीं, बल्कि केंद्र और राज्यों के रिश्ते पर भी पड़ा, है ना? ये सबसे अहम बात है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये सहकारी संघवाद की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। पहली बार राज्यों ने टैक्स लगाने का अपना कुछ अधिकार एक सांझी जीएसटी काउंसिल को सौंपा, जिसमें केंद्र और सभी राज्य मिलकर फैसले लेते हैं। अच्छा। देश को एक बाजार बनाने के लिए राज्यों को अपनी ताकत का एक हिस्सा छोड़ना पड़ा। ये भारतीय संघवाद के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। और राज्यों को मनाने के लिए शायद मुआवजे का वादा भी किया गया था। हाँ, ये बहुत जरूरी था। राज्यों को डर था कि नए सिस्टम से उन्हें राजस्व का नुकसान होगा। इसलिए संविधान में ही ये प्रावधान किया गया कि अगर किसी राज्य को जीएसटी लागू होने से नुकसान होता है तो केंद्र सरकार 5 साल तक उसकी भरपाई करेगी। तो आर्थिक सुधारों के बाद अब ध्यान सामाजिक न्याय की तरफ गया। 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को लेकर एक बड़ा बदलाव आया। ये आयोग तो पहले से मौजूद था, तो फिर इसे संवैधानिक दर्जा देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले ये कमजोर था? संसद के कानून से बना था। संवैधानिक दर्जा मिलने से उसकी ताकत और स्वायत्तता बहुत बढ़ जाती है। अब वो अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपता है, उसकी सिफारिशों को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोगों के पास है। तो संवैधानिक दर्जा एक तरह से उसे ज्यादा मजबूत और स्वतंत्र बना देता है। बिल्कुल। इससे वो पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा और उनके विकास की निगरानी ज्यादा असरदार तरीके से कर सकता है। इसी संशोधन ने राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची को अधिसूचित करने का अधिकार भी दिया। और इसके ठीक 1 साल बाद 2019 में आरक्षण को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया गया, 103वां संशोधन, जिसने ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत की। हाँ, ये भारतीय आरक्षण नीति में एक कह सकते हैं कि वैचारिक बदलाव था। अब तक आरक्षण का आधार केवल सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन माना जाता था। इस संशोधन ने पहली बार आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का प्रावधान किया। ये आरक्षण मौजूदा एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के अलावा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग किसी आरक्षित श्रेणी में नहीं आते लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें भी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिल सकता है। सही समझे। ये 10% कोटा उन्हीं के लिए था। इसने आरक्षण पर चली आ रही दशकों पुरानी बहस को एक नया मोड़ दे दिया कि क्या आरक्षण का आधार सिर्फ जाति होना चाहिए या आर्थिक स्थिति भी एक पैमाना हो सकती है। 2019 में ही एक और संशोधन हुआ, 104वां। इसने एक तरफ तो एक पुरानी व्यवस्था को आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ एक और पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संविधान कैसे एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है। इस संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 साल यानी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। अच्छा, ये तो हर 10 साल में होता है। हाँ, ये प्रावधान हर 10 साल में बढ़ाया जाता है। और खत्म क्या किया गया? आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो मनोनयन के जरिए सीटें आरक्षित होती थीं, उस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। तो एक तरफ एससी एसटी समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को जारी रखना जरूरी समझा गया, वहीं दूसरी तरफ आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष मनोनयन की जरूरत अब महसूस नहीं की गई। अब आते हैं 2021 के 105वें संशोधन पर। ये फिर से पिछड़े वर्गों की सूची से जुड़ा था। 102वें संशोधन के कुछ साल बाद ही इसकी जरूरत क्यों पड़ गई?
क्या कुछ भ्रम पैदा हो गया था? हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये भ्रम पैदा हो गया था कि क्या राज्यों के पास अपनी ओबीसी सूची बनाने और उसमें बदलाव करने की शक्ति बची है या नहीं। फैसले से ऐसा लगा कि ये शक्ति अब सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। इससे कई राज्यों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। तो 105वें संशोधन ने इस भ्रम को दूर किया। इसने इसी भ्रम को दूर किया। इसने साफ किया कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार की नौकरियों और संस्थानों के लिए केंद्रीय ओबीसी सूची को अधिसूचित करेंगे। राज्यों को अपनी सूची बनाने और उसे बनाए रखने की शक्ति वापस दे दी गई। ये संघीय ढांचे के लिहाज से एक बहुत जरूरी सुधार था, जिसने राज्यों की शक्ति को फिर से बहाल किया। और अब आते हैं सबसे हालिया और ऐतिहासिक संशोधन पर, 106वां संविधान संशोधन 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम है। निश्चित रूप से इसका लक्ष्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। ये महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करता है। और इसमें कोटे के भीतर कोटा का भी प्रावधान है, यानी एससी और एसटी के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, उनमें से भी 1/3 सीटें उन्हीं समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है जो इसे बाकी सभी संशोधनों से अलग बनाती है। ये कानून पास तो हो गया है, पर लागू अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? यही इस संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण और बहस का मुद्दा है। इसे लागू करने के लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। 2 शर्तें? हाँ, पहली, इस कानून के पास होने के बाद देश में पहली जनगणना होगी, और दूसरी, उस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन, यानी उनकी सीमाओं को फिर से तय किया जाएगा। ये सब होने के बाद ही ये आरक्षण लागू होगा। यानी इसका लागू होना भविष्य की इन 2 बड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, और इस कानून को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए कुछ नए नियम भी जोड़े गए होंगे। हाँ, इसे लागू करने के लिए संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। एक अनुच्छेद लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, दूसरा राज्यों की विधानसभाओं के लिए, और तीसरा सबसे जरूरी अनुच्छेद ये बताता है कि ये कानून लागू कब और कैसे होगा, यानी जनगणना और परिसीमन वाली शर्त। ये राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसका जमीनी असर देखने के लिए अभी इंतजार करना होगा। तो आज हमने देखा इंडियन पॉलिटी के सभी 106 संविधान संशोधन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए द स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार।